Hello and welcome to this class of two-dimensional geometry. I am Rafiq. In last video, we have understood definition of an ellipse, standard equation of an ellipse, and terminology about ellipse. दीर्घवृत्त की परिभाषा, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण और दीर्घवृत्त से संबंधित शब्दावली हमने पिछली क्लास में यानी पिछले वीडियो में पढ़ ली है। 1 मिनट में अगर उसको रिवाइज करें तो इस प्रकार है। कोई दीर्घवृत्त की शेप इस टाइप की होती है। ये उसकी दीर्घ अक्ष जो कि एक्स अक्ष है और ये लघु अक्ष जो कि वाई अक्ष है। ये मूल बिंदु जो कि दीर्घवृत्त का केंद्र होता है। दीर्घ अक्ष की पर ये जो दो बिंदु हैं ए और ए डैश, ये दीर्घवृत्त के सिरे होते हैं, एंड पॉइंट्स। दीर्घ अक्ष के सिरे होते हैं और दीर्घवृत्त के शीर्ष कहलाते हैं। ये बिंदु बी और बी डैश लघु अक्ष के सिरे होते हैं। जब दीर्घवृत्त का समीकरण ये वाला होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ ए बड़ा है बी से, तब ये शेप होती है। इस दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता ई होती है, तो उत्केंद्रता का रिलेशन होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स a, 0, इस शीर्ष के कोऑर्डिनेट्स माइनस a, 0। लघु अक्ष के जो दो सिरे हैं b और b डैश, b के कोऑर्डिनेट्स 0, b, b डैश के कोऑर्डिनेट्स 0, माइनस b होते हैं। a से a डैश तक दीर्घ अक्ष की लंबाई कहलाती है जो 2a होती है, और b से b डैश तक लघु अक्ष या माइनर एक्सिस की लंबाई कहलाती है जो कि 2b होती है। यहाँ बिंदु s और एक बिंदु यहाँ s डैश, ये दीर्घवृत्त की नाभियाँ होती हैं, जिनमें से एक के कोऑर्डिनेट्स a, 0 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स माइनस a, 0 होते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर y अक्ष के समांतर नेता होती है जिसका समीकरण रेखा x बराबर a अपॉन e होता है, और इधर भी एक नेता होती है जिसका समीकरण x बराबर माइनस a अपॉन e होता है। तो ये दीर्घवृत्त के बारे में शब्दावली थी। दीर्घाक्ष और लघु अक्ष को मिलाकर हम कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। दीर्घवृत्त के बारे में हमने ये पढ़ लिया। फिर ये भी पढ़ा था कि यहाँ ए बी से बड़ा है, अगर बी ए से बड़ा हो तो ये दीर्घवृत्त 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, यानी इसकी जो दीर्घ अक्ष है वो वाई अक्ष पे आ जाएगी और अकॉर्डिंगली फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज हो जाएंगी। ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम ले रहे हैं दीर्घवृत्त का एक और गुणधर्म, यानी उसकी फोकल प्रॉपर्टी। दीर्घवृत्त की फोकल प्रॉपर्टी या नाभीय गुणधर्म, ये क्या होता है? वो ये होता है कि दीर्घवृत्त पर अगर हम कहीं भी कोई बिंदु ले लें, कहीं भी, जैसे यहाँ ले लिया मैंने बिंदु P, तो इस बिंदु P की इस नाभि से दूरी PS और इस बिंदु P की इस वाली नाभि से दूरी PS डैश का योग फिक्स होता है, और जितना दीर्घाक्ष की लंबाई है 2a उतने के बराबर होता है। ये दीर्घवृत्त का नाभीय गुणधर्म है। चाहे ये बिंदु P दीर्घवृत्त पर कहीं भी लिया जाता, उस बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का योग अचर होता है, कांस्टेंट होता है, और वो अचर उतना ही होता है जितना दीर्घाक्ष की लंबाई है। तो ये दीर्घवृत्त का कहलाता है नाभीय गुण या फोकल प्रॉपर्टी। इसको हम प्रूव करें तो दीर्घवृत्त का नाभीय गुण या फोकल प्रॉपर्टी, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये उसका इक्वेशन है। और मान लें कि इसकी उत्केंद्रता ई है, और ये भी हमने ले लिया कि ए और बी में से ए बड़ा है। तो जब ए बड़ा है तो उत्केंद्रता का रिलेशन होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये इस दीर्घवृत्त की बात है जो कि फिगर में इस तरह से दिखाया हुआ है।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये दीर्घवृत्त है। इसकी दो नाभियाँ हैं, एक नाभि एस यहाँ पर होगी जिसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा 0 और एक नाभि एस डैश यहाँ पर होगी जिसके कोऑर्डिनेट्स माइनस ए कॉमा 0 होंगे। ये दोनों नाभियाँ हो गई। ये रेखा एल एन दीर्घवृत्त की एक नेता है x बराबर ए अपॉन ई, और इधर रेखा एल डैश एन डैश दीर्घवृत्त की दूसरी नेता है रेखा x बराबर माइनस ए अपॉन ई। इनके समीकरण हैं। दो नाभियाँ दो नेता होती हैं, ये हमने पढ़ाई है। इस वाली नाभि के संगत ये वाली नेता होती है और इस वाली नाभि के संगत ये वाली नेता होती है। अब हम दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P ले लें कहीं भी और उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई मान लिए। P एक्स वाई दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है। P से इधर वाली नेता पर लंब PM डाल दिया और P से इधर वाली नेता पर लंब PM डैश डाल दिया। दोनों नेताएं समांतर हैं और P से दोनों पे लंब डाला गया है, तो ये PM और PM डैश एक ही रेखा हो जाएगी, यानी M डैश PM ये पूरी एक ही रेखा हो जाएगी, सीधी रेखा हो जाएगी। और P से x अक्ष पर या दीर्घ अक्ष पर लंब PT भी डाल दिया है। तो इस बिंदु P की इधर वाली नाभि से लांबिक दूरी PM हो गई और इस बिंदु P की इधर वाली नाभि से लांबिक दूरी PM डैश हो गई। अब हम नाभीय गुण प्रूव करें तो उसके लिए P से दीर्घवृत्त पर ये P एक्स वाई दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु ले लिया और PM और PM डैश क्रमशः नेताओं x बराबर ए अपॉन ई तथा x बराबर माइनस ए अपॉन ई पर लंब है, तथा PT जैसा कि हमने दिखाया था दीर्घाक्ष पर यानी x अक्ष पर लंब है। अब दीर्घवृत्त की परिभाषा से हम जानते हैं कि दीर्घवृत्त की परिभाषा क्या होती है। दीर्घवृत्त पर जो भी बिंदु होगा उसकी नाभि से दूरी और संगत नेता से लांबिक दूरी का अनुपात उत्केंद्रता के बराबर होता है। तो क्योंकि P दीर्घवृत्त पर है तो P की एक नाभि से दूरी PS और उसकी संगत नेता से दूरी PM का अनुपात E होगा और PS डैश बटे PM डैश भी E होगा। ये दूसरी नाभि और उसके संगत नेता से लांबिक दूरी। तो ये बात हम इस फिगर में देख ही पा रहे हैं कि P की दोनों नाभियों से दूरियों, जैसे P की इस नाभि से दूरी PS और इस नेता से लांबिक दूरी PM का अनुपात E होगा क्योंकि P दीर्घवृत्त पर है, और P की इस नाभि से दूरी PS डैश और इस नेता से लांबिक दूरी PM डैश का अनुपात E होगा। तो ये दो इक्वेशंस इसलिए आ जाती हैं क्योंकि दीर्घवृत्त पर है ये बिंदु P। PM को राइट साइड में ले लें तो ये इक्वेशन हो जाएगी PS बराबर E इंटू PM, और इधर PM डैश को राइट साइड में ले लें तो ये इक्वेशन हो जाएगी PS डैश बराबर E इंटू PM डैश, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, जोड़ दें। जोड़ते हैं जब दो इक्वेशंस को तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाती हैं और दोनों की राइट हैंड साइड ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। PS प्लस PS डैश तो इधर आ जाएगा और दोनों की राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो E कॉमन रहेगा और PM प्लस PM डैश। PM प्लस PM डैश को हम फिगर में देख सकते हैं कि ये MM डैश हो जाएगा, जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं। ये P, ये PM और P से इधर वाली नेता पे लंब ये PM डैश, तो PM और PM डैश का योग हो जाएगा M डैश M, और ये M डैश M इधर K डैश के बराबर हो जाएगा। ये बिंदु K है और ये बिंदु K डैश है, जहाँ पर दोनों नेताएं दीर्घाक्ष को काटती हैं। वो बिंदु K और K डैश है क्योंकि ये एक आयत बन गई, K M M डैश K डैश, ये आयत हो गई। और क्योंकि ये दोनों जो नेताएं हैं वो x अक्ष के लंबवत हैं और P से इन पर लंब हैं ये, तो ये जो MM डैश रेखा है वो x अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस तरह से ये आयत हो गई, और आयत हो गई तो M डैश से M तक की दूरी K डैश से K तक की दूरी के बराबर होगी, और ये जो K डैश दूरी है ये O की दूरी का दुगना हो जाएगी क्योंकि O इसका मध्य बिंदु है, और O की दूरी हमें पता ही है A अपॉन E होती है। ये सारी बात यहाँ पर अप्लाई करें तो E इंटू MM डैश, MM डैश को लिख दिया बराबर K डैश, और K डैश को लिख दिया 2 इंटू OK, और OK का मान रख दिया A अपॉन E। तो E कैंसिल हो गया और 2A आ गया, 2A यानी दीर्घाक्ष की लंबाई।
क्या प्रूव हुआ? पी एस प्लस पी एस डैश बराबर अचर 2a दीर्घाक्ष की लंबाई। पी एस क्या है? पी की एक नाभि से दूरी और पी एस डैश पी की दूसरी नाभि से दूरी। तो दीर्घवृत्त पर विद्यमान किसी भी बिंदु पी की दोनों नाभियों से दूरियों का योग अचर होता है, कांस्टेंट होता है, और वो अचर कितना होता है? उतना ही जितना दीर्घाक्ष की लंबाई है, मेजर एक्सिस की जो लंबाई है। ये अचर किस सेंस में है कि इसमें पी की पोजीशन नहीं आ रही है, यानी पी कहीं भी होता, पी हम दीर्घवृत्त पर उसका स्थान बदल भी लें तो भी ये दोनों दूरियों का योग इतना ही आएगा। अतः दीर्घवृत्त पर विद्यमान किसी भी बिंदु की दोनों नाभियों से दूरियों का योग अचर होता है तथा दीर्घाक्ष की लंबाई के बराबर होता है। सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फोकस of a point on the ellipse is constant and is equal to length of major axis 2a। इसे नाभीय गुण कहते हैं। ये जो बात आ गई ये दीर्घवृत्त का नाभीय गुण कहलाता है। तो ये नाभीय गुण हो गया और नाभीय गुण का प्रूफ भी हो गया। इस नाभीय गुण के आधार पर हम दीर्घवृत्त की अल्टरनेट डेफिनेशन ले सकते हैं, वैकल्पिक परिभाषा ले सकते हैं। और दीर्घवृत्त की वैकल्पिक परिभाषा क्या हो जाएगी? वैकल्पिक परिभाषा से पहले मूल परिभाषा को रिवाइज कर लो। दीर्घवृत्त की जो मूल परिभाषा थी वो तो ये थी कि एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर रेखा और एक स्थिर बिंदु, ऐसा बिंदु जो समतल पर इस प्रकार गमन करे कि बिंदु की उस नियत बिंदु से दूरी और उस नियत रेखा से लांबिक दूरी का अनुपात अचर बना रहे और वो अचर अनुपात 1 से छोटी धनात्मक संख्या हो, तो पी का बिंदु पद दीर्घवृत्त कहलाता है। ये तो दीर्घवृत्त की मूल डेफिनेशन है ही, जो हमने कई बार समझ ली है। अब यहाँ पर दीर्घवृत्त की जो वैकल्पिक परिभाषा हो गई वो ये हो गई कि अगर किसी समतल पर दो स्थिर बिंदु हों, एक समतल ले लें, एक प्लेन, और उस प्लेन पर दो स्थिर बिंदु ले लें, एक को नाम दे दें एस और एक को नाम दे दें एस डैश। अब अगर कोई बिंदु पी इसी समतल पर इस प्रकार गमन करे कि पी की इन दोनों बिंदुओं से दूरियों का योग अचर बना रहे, तो जो पी के गमन करने से वक्र बनेगा वो दीर्घवृत्त कहलाएगा। ये दीर्घवृत्त की वैकल्पिक परिभाषा होगी। तो वैकल्पिक परिभाषा दीर्घवृत्त की ये बनती है, दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी समतल पर विद्यमान दो स्थिर बिंदुओं, जिन्हें हम नाभियाँ कहेंगे दीर्घवृत्त की, से दूरियों का योग अचर होता है। तो ये वैकल्पिक परिभाषा हो जाती है। और दीर्घवृत्त की इस वैकल्पिक परिभाषा के आधार पर हम दीर्घवृत्त को पेपर पर ट्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें बनाना हो एग्जैक्टली दीर्घवृत्त पेपर पर, तो कैसे बना सकते हैं? सर्किल कैसे बनाया जाता है उसका तो तरीका आप सब जानते हैं, आसान होता है। किसी सर्किल को हम बनाना चाहें तो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर लेते हैं, प्रकार का उपयोग कर लेते हैं। उसमें जो कंपास होती है उसका उपयोग करते हैं, उसमें हमें केंद्र पर रख के और घुमा देते हैं तो सर्किल बन जाता है। दीर्घवृत्त कैसे बनाया जा सकता है? इस वैकल्पिक परिभाषा के आधार पर हम दीर्घवृत्त बना सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे जो हमें दीर्घवृत्त बनाना है उसका 2a कितना है वो ले लें, और जैसे उदाहरण के लिए 2a बराबर है 10 और उसका AE कितना है वो ले लें। मतलब उत्केंद्रता कितनी है, a कितना है, a 5 होगा, उत्केंद्रता 1 से कम होगी तो ये 5 से कम होगा। मान लो AE बराबर 4 है। जो दीर्घवृत्त बनाना है उसकी दीर्घाक्ष की लंबाई कितनी है वो ले लें, उदाहरण के लिए 10, और मूल बिंदु से नाभि की दूरी यानी केंद्र से नाभि की दूरी वो a × e होती है, तो e कितना उसके आधार पे मान लो वो 4 आ गई। जैसे हमें अगर ये वाला दीर्घवृत्त बनाना है x² / a²,
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। और मान लिया हमने कि इसका जो a है वो तो है 5 और b इसका अकॉर्डिंगली आ जाएगा, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर होता है और उत्केंद्रता कितनी है वो ले लेंगे। तो जो भी इसकी उत्केंद्रता आएगी, जैसे बी स्क्वायर अगर हम a का मान 4 ले रहे हैं तो बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, और इसमें a स्क्वायर की वैल्यू तो 25 हो जाएगी और 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख दें, तो या इसको ऐसे ले लो, ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू तो 25 और ए ई की वैल्यू हमने 4 मानी है तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू 16, तो ये 9 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी हम ऐसा दीर्घवृत्त बनाना चाह रहे हैं जिसका a 5 और b 3 हो। वो दीर्घवृत्त का एक्चुअल समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह 25, ए स्क्वायर की जगह 25 और बी स्क्वायर की जगह 9। ये वाला दीर्घवृत्त बनाना चाहते हैं। तो 2a तो 10 है इसका और ए का मान 4 है, तो 2a का मान 8 हो जाएगा। हम जानते हैं कि नाभियों के बीच की दूरी 2a होती है दीर्घवृत्त पर। तो हम क्या करें कि एक समतल पर 2 बिंदु प्लॉट कर लें। जैसे एक पेपर है, कागज़, ये पेज है, इस पर हम 2 बिंदु इतनी दूरी पर प्लॉट कर लें जितना 2a आता है। जैसे ये एक बिंदु S हो गया और ये बिंदु हो गया S डैश, और इनके बीच की दूरी हमने उतनी रखी जितना 2a होता है। जैसे 8 हो रहा है इस उदाहरण में, तो 8 दूरी पर, जैसे 8 सेंटीमीटर दूरी पर हम ये 2 बिंदु ले लें S और S डैश। फिर एक हम धागा ले लें। एक्चुअल बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि किसी तरह से इन पेपर पर इन 2 बिंदुओं पर 2 आलपिन खड़ी कर दें, आलपिन गाड़ दें 2, या कील गाड़ दें इन बिंदुओं पर। फिर एक धागा ले लें जिसकी लंबाई हो जितना 2a है। जैसे यहाँ पर इस उदाहरण में 2a 10 है, तो 10 लंबाई का धागा ले लिया। धागे का एक सिरा S पे बांध दिया और दूसरा सिरा S डैश पे बांध दिया। S और S डैश के बीच की दूरी 8 है और धागे की लंबाई 10 है, तो धागा इस तरह से ढीला पड़ा रहेगा। ये धागा बन गया, धागे का एक सिरा S पे बंध गया और दूसरा सिरा S डैश पे बंध गया। अब हम पेन की नोक को या अपनी उंगली को यहाँ लाएं और ये धागा रखा हुआ है, धागे के सिरे यहाँ बंधे हुए हैं, पेन की नोक को यहाँ पर लाएं और पेन की नोक को थोड़ा इस तरफ खींच दें जिससे कि धागा टाइट हो जाए। तो मान लो यहाँ आके धागा टाइट हो जाता है, P बिंदु ये हो गया, तो धागे की स्थिति हो जाएगी इस तरह की। ये जो धागा था उसको यहाँ पेन की नोक ला के इधर खींच दिया तो धागा टाइट हो गया। अब धागा S P S डैश दिशा में है। अब इस पेन की नोक को इस तरह से घुमाते जाएं कि धागा हर स्थिति में टाइट बना रहे। जैसे धागा जब यहाँ जाएगा, पेन की नोक यहाँ जाएगी, तो धागा हो जाएगा एस पी एस डैश पी इस पोजीशन में। फिर पेन की नोक यहाँ जाएगी तो धागा टाइट रहते हुए यहाँ जाएगा इस पोजीशन में, और इस तरह से इसको चारों तरफ घुमाते जाएं। तो इसको चारों तरफ घुमाने से जो आकृति बनेगी वो अभीष्ट दीर्घवृत्त बन जाएगा। ये दीर्घवृत्त को पेपर पे ट्रेस करने का तरीका है। जैसे क्रिकेट का मैदान का उदाहरण ले लें। क्रिकेट का मैदान एलिप्टिकली होता है, यानी दीर्घवृत्ताकार होता है। तो उसमें एग्जैक्टली अगर उसको दीर्घवृत्ताकार बनाएं तो यही करना होगा कि 2 व्यक्ति एस और एस डैश दूरियों पे खड़े कर देंगे। 2 बिंदुओं पर एस और एस डैश 2 व्यक्ति खड़े कर देंगे जिनके बीच की दूरी उतनी रखेंगे जितना हमें 2a ही रखना है, और एक लंबी सी रस्सी लेंगे और उस रस्सी को के एक सिरे को एक व्यक्ति को पकड़ा देंगे, दूसरे सिरे को दूसरे व्यक्ति को पकड़ा देंगे और बीच में से उसको तीसरा व्यक्ति पकड़ लेगा, और तीसरा व्यक्ति इस प्रकार से चलता जाएगा कि धागा या वो रस्सी हर समय टाइट रहे। तो व्यक्ति के चलते जाने से जो आकृति बनेगी वो इलिप्टिकल ग्राउंड हो जाएगा क्रिकेट का। तो ये ट्रेस करने का तरीका है एलिप्स का। तो आज हमने फोकल प्रॉपर्टी एलिप्स की, इसके अलावा एलिप्स की अल्टरनेटिव डेफिनेशन, और इस अल्टरनेट डेफिनेशन के आधार पर
दीर्घवृत्त को बनाने का तरीका ये पढ़ा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।